नमस्कार विद्यार्थियों। आज हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल चल रहा था उसमें हम नई कविता के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी जो शुरुआत है वो 53-54 में लगभग मानी जाती है। कुछ विद्वान 53 कहते हैं, कुछ 54 आसपास ही है, तो उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ आपने प्रयोगवाद पढ़ा है, अब उसका ही परिष्कृत रूप है नई कविता। कोई युग है वो ऐसा नहीं होता है कि कुछ अलग से आ गया हो, अचानक से आ गया हो। एक युग दूसरे युग को जन्म देता है, उसकी नींव रखता है। तो प्रयोगवाद ने इसकी नींव रखी है। अब बात करते हैं ये है क्या। नई कविता उन कवियों की कविता कहा जाता है। नई कविता उन कवियों की कविताओं को कहा जाता है जिनमें आजादी के बाद, कौन से बात आ रही है? आजादी के बाद। आजादी मतलब 1947 और उसके बाद की स्थिति बता रहे हैं कि आजादी के बाद परंपरागत कविता से आगे निकलकर, ये बात क्या कर रहे हैं? परंपरागत कविता से आगे निकलकर, यानी जो पहले परंपरागत कविताएं चल रही थी, एक परिपाठी पे ही चल रही थी, एक ही दिशा पे चल रही थी, या कह सकते हैं किसी का आधार बनाकर या किसी का अनुसरण करके कविता लिखी जा रही थी। अब वैसी कविता नहीं है। तो क्या है? अब नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए भावबोध है और नए मूल्यों एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया है। यहाँ नए तो भाव मिलेंगे आपको, यहाँ पर नए ही मूल्य मिलेंगे आपको और नए ही शिल्प विधान मिलेंगे। इस कविता में हम ये कह सकते हैं कि नए भाव मिलेंगे। फिर हम बात करें कि नए ही मूल्य मिलेंगे। फिर बात करें नए ही शिल्प विधान। शिल्प विधान का मतलब होता है नए प्रतीक और बिंब। तो यहां प्रतीक और बिंब की बात करेंगे। अभी ये प्रतीक और बिंब क्या होता है? प्रतीक तो कहने का मतलब है जिसके अनुसार बना दे, जिसका रूप दे दे। जैसे सपनों को भुंजे पापड़ का रूप दिया जा रहा है, टूटी हुई प्याली का रूप दिया जा रहा है। या हम कह सकते हैं कि जो चूड़ी टूटी हुई है, उस चूड़ी की तरह, टूटे हुए कांच की तरह ये दी रही है, वो प्रतीक हो गए। बिंब यानी एक तरह का दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, यानी ऐसे चित्र जो हमारी कल्पना में बनते हैं, जिनको सुनकर, जिनकी आवाज सुनकर, जिनको चित्रों के शब्दों को सुनकर, इन शब्द से हम वो चित्र बना लेते हैं और शब्दों के द्वारा उसकी वाणी सुन लेते हैं और शब्दों के द्वारा सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सभी गुण होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जो नई कविता है वो नई कविता आए कैसे, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है। तो देखो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 1951 में। अज्ञे जी थे, उन्होंने प्रतीक पत्रिका में इसके बारे में जिक्र किया था कि ऐसी कविता होगी जिसमें नए विचार होंगे, नए बोध होंगे, उसे नई कविता कह सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक बात हुई है। फिर बात करते हैं 1952 की। फिर अज्ञे जी इस बार प्रतीक पत्रिका के माध्यम से नहीं, इलाहाबाद रेडियो से प्रसारण करते थे, वो अपना वक्तव्य देते थे। तो वहां वक्तव्य देते हुए इलाहाबाद में भी इस नई कविता के बारे में जिक्र करते हैं। 2 बार अज्ञे जी ने जिक्र कर दिया है। पहले प्रतीक पत्रिका के माध्यम से, पहली है प्रतीक पत्रिका के माध्यम से और दूसरा है इलाहाबाद रेडियो के माध्यम से। तो यहाँ 2 बातें इन्होंने खुद अज्ञे जी ने कह दी। फिर आती है 1953 में एक परिमल संस्था है। इस परिमल संस्था में उस समय ये जो 3 लोग हैं वो इसके बारे में जिक्र करते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और ब्रजेश्वर शर्मा, ये किसका जिक्र करते हैं? ये भी नई कविता का जिक्र करते हैं। यहाँ अभी तक जिक्र ही हुआ है, बातचीत हुई है, लेकिन सही रूप से प्रवर्तक माना जाए, नई कविता जो नई कविता है उसका प्रवर्तक माना जाता है वो है
जगदीश गुप्त या जगदीश चंद्र गुप्त। तो ये इसके प्रवर्तक है नई कविता के। इन्होंने 1954 में नई कविता पत्रिका के माध्यम से इस नई कविता की बात लोगों तक रखी है, यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करते हैं भाषा, अपनी भाषा की बात करें कि इसका अर्थ तो हमने पढ़ा है। नई कविता नई रूप से, नए विचारों से, नए भावों से, नए मूल्यों से, नए शिल्प विधान से रची गई रचना नई कविता है। तो कुछ कवियों ने, जो इतिहासकार है, उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। नई कविता प्रयोगवाद का छद्म रूप है। छद्म मतलब होता है झूठा या उसका ही रूप, जैसा रूप बहुरूपिया रूप होता है, तो जैसा रूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या है, सच्चा क्या है? राम नाम। ये किसी लिए कह रहा, राम नाम। आपको याद है कि ये परिभाषा किसने दी है? यानी नई कविता को छद्म रूप दिया है, बहुरूपिया, उस जैसा रूप बना लिया। तो वो कैसा होगा? किसने कहा? रामविलास शर्मा ने और नामवर सिंह। राम से रामविलास शर्मा, नाम से नामवर सिंह। प्रयोगवाद को जो नई कविता का ही रूप है। नई कविता किसका रूप? एकदम प्रयोगवाद का रूप, एक जैसी। इसलिए छद्म रूप मतलब उसका मुखौटा पहन लिया, उसका ही रूप ले लिया है। ये बात कह रहे हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। इसलिए राम नाम सत्य है, ये कहा है। ये तो नई कविता तो प्रयोगवाद का छद्म रूप है, फिर सच्चा रूप क्या है? राम नाम। फिर बात करते हैं छायावादोत्तर काव्य ही नई कविता है। ये तो कहते हैं छायावादोत्तर, छायावाद के बाद की जितनी कविता है वो क्या है? नई कविता है। ये कौन कहते हैं? बाल गिरजा है। ये बालक है, वो गिर गया। गिरजा मतलब गिर रहा है। कौन कौन? यहाँ पर याद करने के लिए तरीका है ये। बाल मतलब बाल कृष्ण नवीन, गिरिजा मतलब गिरिजा कुमार माथुर। ये बाल कृष्ण नवीन और गिरिजा कुमार माथुर क्या बात कहते हैं कि ये छायावादोत्तर काव्य ही नई कविता है। फिर बात करते हैं नई कविता प्रयोगवाद से सरलता भिन्न है। ये तो अलग ही, अलग कौन होते हैं? नरेश, राजा श्री नरेश। ये जो राजा अलग होते हैं, अलग ही बात करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं नई कविता प्रयोगवाद से बिल्कुल अलग है, एकदम भिन्न है। और वो कह रहे हैं श्रीकांत, श्री से श्रीकांत वर्मा, नरेश से नरेश मेहता। तो ये बात हमने जानी कि नई कविता लगभग प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप है, उसी का ही आगे विस्तार हुआ है इसका प्रयोगवाद का। ठीक है। अब हम नई कविता की विशेषता के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें लघु मानवतावाद की स्थापना। लघु मानव मतलब जो छोटा मानव, या बोली मानव का मतलब है जो निम्न वर्ग का मानव है। ये पूरी मानवतावाद के समर्थक हैं, लेकिन उसमें भी लघु मानव यानी जो निम्न वर्गीय मानव है, या हम कैसे हैं जो पिछड़ा मानव है, मजदूर, किसान, उन लोगों को आगे बढ़ाना, उनके बारे में लिखना, ये कविता का प्रमुख आधार है। फिर बात करते हैं विषय वस्तु की विविधता। नई कविता है, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पर नए नए विषयों पर कविता लिखी जाएगी, अनेक प्रकार के विषयों पर कविता लिखी, यानी जिस पर कवि की नजर पड़ी उस पे कवि ने कविता लिखी। चाहे बादल हो, चाहे किरण हो, चाहे रास्ता हो, नदी हो, प्लेट हो, बर्तन हो, झाड़ू हो, किसी पर भी उन्होंने कविता लिखने से संकोच नहीं किया। छोटी से छोटी जो वस्तु है उस पर भी कविता लिख दी। कहने का मतलब है यह कवि ने हर विषय को अपनी कविता का विषय बनाने की कोशिश की है। बात करते हैं अनुभूति की सच्चाई। अब कवि अपनी अनुभूतियों को एकदम सच्चाई के रूप में पेश करता है। सच्चाई का मतलब है इस समय क्या चल रहा है, संसार में क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं। हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम कहते हैं कोई मिलता है कि सब ठीक, लेकिन क्या वास्तव में सब ठीक होता है? नहीं होता है। तो वही परिस्थिति देश की कैसी है, कैसे हमारा समाज पिछड़ा है, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनके बारे में बताना। तो कह रहा है उस समय की जो सच्चाई को पेश करना है। यथार्थवादी दृष्टिकोण वही बात कह रहे हैं। यथार्थवादी यानी वास्तविक स्थिति। एक होता है कल्पना,
जिसमें हम कल्पना में खोए रहते हैं कि हाँ भारत सोने की चिड़िया था और भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज क्या है, वो यथार्थ स्थिति है। तो ये बात यथार्थ स्थिति की कहते हैं कि समाज में किस प्रकार निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा है। महिलाओं को कहते हैं कि हमने सब कुछ दर्जा दिया है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्या वास्तव में वैसा कर पाए हैं? तो नहीं कर पाए हैं। उसी के बारे में यहाँ बात हुई है। वो यथार्थ दृष्टि की बात की है कि वास्तव में क्या हो रहा है। सच्चाई भी वास्तविक स्थिति को दर्शाती है, यथार्थ भी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। फिर बात करते हैं क्षणवादी पर। देखो, ये लोग ना भूतकाल में विश्वास करते हैं, ना भविष्य यानी भविष्य काल में विश्वास करते हैं। जो भूतकाल में बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना, दुख में बीता, सुख में बीता, बीत गया। और भविष्य में आगे क्या होगा, कितने तकलीफें आएंगी, कितने सुख आएंगे, उनके बारे में कल्पना नहीं करता है। ये तो करता है वर्तमान की, कहने मतलब क्षणवादिता। ये क्षण भोग लो, जो सुख मिला है उसे आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। कल क्या हो किसने देखा है। इनका यही कहना था कि आज के जो सुख है वो जीवन में ले लेने चाहिए, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो जाता है। तो इसी बात को उन्होंने बताया। लोक संपर्क, इस कवियों ने लोगों तक अपनी कविताओं की छाप पहुंचे, इसलिए लोगों से वो संपर्क किया, लोगों के दुख जाने, लोगों की आम भावनाओं को या कह सकते हैं उनके दर्द को, पीड़ा को महसूस किया और उसको कविता के रूप में प्रकट किया। तो जब कविता जब लोगों की भावनाओं की होगी तो लोग अपने आप कवियों से जुड़ेंगे। तो ये जो कवि थे वो जनमानस के कवि थे। जनमानस के कवि मतलब लोगों के संपर्क में आने वाले कवि थे, लोगों की बातों को समझने वाले, लोगों की यथार्थ स्थिति को बताने वाले, लोगों के दुख तकलीफ को समझने वाले कवि थे। इनका संपर्क लोगों से था। फिर बात करते हैं परंपराओं का विरोध। नई कविता है तो नई परंपराएं होगी, पुरानी परंपराओं का विरोध करेंगे। जो आज तक परंपराएं चल रही आ रही थी, जो लीग पे चल रहे थे, जो एक परिपाटी पे चल रहे थे, ये उनका विरोध करते हैं। अब हम आधुनिकता में आ गए हैं, हम नए युग में आ गए हैं, अब हमारा देश आजाद हो गया है, तो हम जो पुरानी परिपाटी है, जो पुरानी परिस्थितियों में हम जीवन यापन नहीं कर सकते। हमें नई स्थितियां, नई परिस्थितियां और नए युग का निर्माण करना चाहिए। नए नए जो विचारों के द्वारा अपनी विकास करना चाहिए। पुरानी परंपराओं मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए नई परंपराएं मान्यताओं को स्वीकार करते हैं। वर्तमान से देखो, मैंने अभी बताया था क्षणवादिता में कि ये तो ना तो भूतकाल की बातें करते हैं ना भविष्य काल की, क्योंकि इन्हें पता है कि जो जीवन आज मिला है वो कल नहीं मिलने वाला। तो बस ये चाहते हैं कि आज वर्तमान से इनका वो है कि जो सुख मिल रहा है, जो तकलीफ मिल रही है, उनको भोग लो। आज जो स्थिति मिल रही है उसी को स्वीकार करते हैं। वो ना तो भूतकाल की बातें करते हैं और ना भविष्य की। ये वर्तमान काल से ही इनका लगाव है, मोह है। वर्तमान की बातें करते हैं, ये कल्पना लोक की बात नहीं करते हैं, यथार्थ स्थिति की बात करते हैं। तो वर्तमान में क्या है उसी को ये महत्व देते हैं। निराशा का चित्रण। आजादी तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन क्या वो देश में सब कुछ जो हमने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था वो मिल गया? नहीं मिला। देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, घूसखोरी और कह सकते हैं जो अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जो हमने एक भव्य, एक सुंदर समाज की कल्पना की थी, क्या वैसा समाज बन पाया था? बिल्कुल नहीं बन पाया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कवि अब अपनी कविताओं में निराशा प्रकट करते हैं कि देखिए कैसा समाज हो गया, कैसी स्थिति हो गई है। समाज में कह सकते हैं कि जो मूल्य थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर बात करते हैं नारी पुरुष संबंधों का चित्रण। इस युग में वर्तमान समय के जो नारी पुरुष संबंध है उनको बताया। पहले हम पता है कि सोचते थे जीवन है वो जन्म जन्म का साथी होते हैं स्त्री और पुरुष, लेकिन अब यहाँ उनके जो भी तकलीफें हैं उनमें द्वंद्व चल रहा है, उनका संघर्ष चल रहा है, उनमें आपसी खींचतान चल रही है, उनमें जो कह सकते हैं झगड़े चल रहे हैं, उनका अपनी कविताओं के माध्यम से वर्णन किया है कि आज के स्त्री पुरुष किस प्रकार से झगड़ा कर रहे हैं, आपस में उनके अनबन है, खटपट चल रही है। जो घर की स्थिति है, सीधी सी बात है, घरों तक पहुंच गए हैं और घर की जो आंतरिक स्थिति है
आंतरिक स्थिति का वर्णन किया, क्योंकि अभी तक आपको पता है देश की, समाज की अनेक बातें हो रही थी, लेकिन क्या स्त्री पुरुष के जो संबंध है उनके बारे में कभी चर्चा हुई थी? नहीं हुई थी। अब नए युग में, नई कविताओं में अब स्त्री पुरुषों के संबंधों को भी दर्शाया गया है कि उनमें जो प्रेम है वो लगभग खत्म सा हो गया। अब हर बात के लिए झगड़ने लगे हैं, चाहे गरीबी के कारण, चाहे किसी अन्य समस्याओं के कारण, तकलीफों के कारण, लेकिन उनके जो संबंध है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगे हैं। फिर बात करते हैं व्यंग्यात्मक चित्रण। यहाँ देखिए कविताओं में कवि का जो सबसे मजबूत पक्ष होता है वो व्यंग्य होता है, क्योंकि आपको पता है नेताओं पे सीधे बात नहीं कर सकते। जब अंग्रेजों पर हम सीधी बात नहीं कह पाएंगे, अंग्रेजों के बाद ये नेता लोग हमारे, क्योंकि आज जब भारत आजाद हो गया तो इनका दायित्व था कि जो समस्याएं हैं उनको दूर की जाए, लेकिन वास्तव में अभी तक दूर नहीं हुई थी। तो ये उस समय की स्थितियों पर व्यंग्य करते हैं और उस समय के परिस्थितियों के साथ साथ समाज पर व्यंग्य करते हैं, नेताओं पर व्यंग्य करते हैं, आसपास के परिवेश पर व्यंग्य करते हैं। तो ये व्यंग्य के द्वारा अपनी कविताओं का वर्णन करते हैं। अब हम इस युग के जो प्रमुख कवि है देखिए ध्यान से, तो ये कभी मत सोचना कि प्रयोगवाद खत्म हो गया है, कभी नहीं खत्म हो सकता। प्रयोगवादी कवि एक युग था, उसके विचारधारा थी, उसमें परिष्कृत रूप आ गया। कवि तो वही थे, क्या वो 7 साल बाद में उनका जन्म खत्म हो जाता है? तो वही कवि आगे मिलेंगे आपको, आगे सार्वत्रिक में वही कवि मिलेंगे। लेकिन कुछ कवियों की विचारधारा में पूरी तरह प्रगतिवादी थी, पूरी तरह प्रयोगवादी थी, पूरी तरह यह कह सकते हैं नई कविता के विचारधारा से लबरेज थे, सार्वत्रिक कविता से लबरेज थे। तो हम कुछ कवियों का ही वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने ही कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे कवियों ने अपना योगदान दिया है। क्योंकि नई कविता अभी भी चल रही है, 1953-54 के बाद अभी तक चल रही है, तो बहुत सारे कवियों ने इसका योगदान दिया है। प्रमुख कवियों के बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। फिर बात करते हैं हरि नारायण व्यास। आप देखिए हरि नारायण दोनों एक ही, विष्णु विष्णु होंगे तो कैसी बातें करेंगे। देखिए त्रिकोण में सूर्य हो, त्रिकोण पे है तो क्या होंगे? उठे बादल झुके बादल। बादल है सूर्य से सम्मिलित होंगे ना, तो वहां क्या होगी? बादल नहीं बरसेंगे तो मर्ग की तृष्णा वैसे ही मिलेगी। याद करना है ये अपने को, ये कविताएं इनकी काव्य है, कह सकते हैं ग्रंथ है इनके। त्रिकोण में सूर्य और उठे बादल झुके बादल, मृग तृष्णा इनकी रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते हैं, इन्हें कविता का गांधी कहते हैं। गांधी का मतलब क्या होता है? सत्य, अहिंसा जैसी अनिष्टता की बातें कहना। फिर बात करते हैं ये सहजता का कवि है, आसानी से सरल तरीके से कविता करना। देखो इस युग में बौद्धिकता का प्रभाव मिलेगा, इनमें अन्य विशेषताओं में विशेषताएं देखो कोई सीमित नहीं होती, बहुत सारी होती है। बौद्धिकता मिलती है, कवि बड़े ही टैलेंटेड है और अपनी भावों विचारों को बौद्धिकता के साथ में प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं घर की याद। ये इनकी जो कविता है सबसे प्रसिद्ध कविता है, इन्होंने घर की याद लिखी है। इसने भवानी प्रसाद मिश्र ने जो घर की याद लिखी है वो सबसे प्रसिद्ध कविताओं में मानी जाती है। अब इनकी रचनाओं में देखिए सतपुड़ा के जंगल, गीत प्रोष, बुनी हुई रस्सी। सतपुड़ा के जंगल, गीत प्रोष, बुनी हुई रस्सी। कौन कौन सी? सतपुड़ा के जंगल, गीत प्रोष, बुनी हुई रस्सी। कौन कौन सी है? फिर देखिए सतपुड़ा के जंगल, गीत प्रोष, बुनी हुई रस्सी। अब 2-3 बार दोहराएंगे, 2-3 बार लिखेंगे, नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखिए नरेश मेहता की बात करते हैं। नरेश मेहता, वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ों को, कि वन पाखी सुनो और बोलने दो चिड़ों को, चिड़ को मेरा समर्पित एकांत और सबरी। वन पाखी सुनो बोलने दो चिड़ को मेरा समर्पित एकांत और सबरी। अब बात करते हैं अरण्य उत्सव चैत्या प्रार्थना पुरुष। ये प्रार्थना पुरुष गांधी जी पे लिखी गई कविता है। यह गांधी जी के बारे में उन्होंने लिखा है। एक संशय के घात राम पर लिखी है। रावण से युद्ध करना चाहता था, तो उस रात को बहुत संशय था कि मैं क्या एक स्त्री के लिए युद्ध कर रहा हूं।
इतना भयानक, इतना विनाश होगा जिसमें कई जातियां विनाश का शिकार हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर दिमाग उसके विचार में एकदम से इतना करता है कि मैं एक जाति विशेष के लिए या एक नारी विशेष के लिए नहीं, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि असत्य, अनैतिकता, ये जो बुराइयां थी उन पर लड़ना ही होगा। ठीक है, देखिए अब शकुंतला माथुर की बात करते हैं। ये कौन है? ये है गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी। गिरिजा कुमार माथुर इनके क्या है? पति हैं, जो महान प्रसिद्ध कवि हैं, और उनकी ये पत्नी। इन्होंने लिखी है चांदनी चुन्नर, सुनसान साड़ी, दोपहरी, अभी और कुछ इनका। देखो इस युग में ऐसी ललिताओं की कविता तो खूब लिखी गई है, आपको पता है। प्रयोगवाद बाद में तो काफी लिखी गई है, उनमें शकुंतला माथुर का भी नाम आता है। शमशेर बहादुर सिंह, इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी उपाधियां देखिए, बात का कवि जो इन्हें उपमा मिली है वो देखिए। कवियों का कवि तो कहा ही जाता है बात का कवि। ये देखिए, बात बोलेंगे हमें, बात बहुत अच्छी तरह बात प्रकट करते थे, यानी बात को पेश करना इनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं था, इसीलिए इन्हें कवियों का कवि कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से अपने भावों को प्रकट करते हैं। काल तुझसे होड़ मेरी चुका भी नहीं, बात बोलेगी हम नहीं। काल तुझसे होड़ मेरी चुका भी नहीं, बात बोलेगी हम नहीं। ये जो इनकी प्रसिद्ध कविता है वो हमने यहाँ लिखी है। काल तुझसे होड़ मेरी चुका भी नहीं, बात बोलेगी हम नहीं। अब बात करते हैं धर्मवीर। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती परिमल नामक संस्था का हमने जब जिक्र किया था शुरुआत में, नई कविता भी, तो इस परिमल संस्था का जो संस्थापक निर्माण जो है कह सकते हैं संस्थापक उस समय ये थे, ये इस संस्था के अध्यक्ष थे, चला रहे थे समाज। धर्मवीर पत्रिका है, इसके जो संपादक करता है वो ये थे इस समय। अब इनकी जो रचनाओं में बात करते हैं। कनुप्रिया, सात गीतवर्ष, ठंडा लोहा। कनुप्रिया, सात गीतवर्ष, ठंडा लोहा। कनुप्रिया, सात गीतवर्ष और ठंडा लोहा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आती है। बात करते हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय दिनमान पत्रिका के संपादक हैं। अब बात करते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, कहते हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप। आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, कैमरे में बंद अपाहिज। बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है इसमें, अपाहिज के दर्द की पीड़ा को उन्होंने बताया है। तो देखिए ये इनकी रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए, कैमरे में बंद अपाहिज। तो ये इनकी रचनाएं हैं। कुंवर नारायण की बात करते हैं। कुंवर नारायण चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी। बात सीधी थी बहुत ही फेमस है आपकी बारी में भी। देखिए चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, इन दिनों, कोई दूसरा नहीं, बात सीधी थी। इस प्रकार से हमने जो नई कविता के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जाना है। तो एक बात ध्यान रखना कि आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि प्रयोगवाद के ये कवि नहीं है। प्रयोगवाद के भी कवि हैं, नई कविता के भी कवि हैं, क्योंकि प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है और नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता आती है। तो इस प्रकार से ये तो बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा कि विचारधाराएं बदलती रहेगी। तो ये कवियों के बारे में हमने जाना है। ये प्रमुख प्रमुख कवि थे जिनको हमने अच्छी तरह समझा है। नमस्कार।